आज हम अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश इस बिंदु के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस पाठ में एक तो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन किन परिस्थितियों में होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और नए प्रवेश करने वाले साझेदार को अधिकार कौन से प्राप्त होते हैं, इस बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता क्या है? तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का मतलब है साझेदारों के मध्य जो वर्तमान जो विद्यमान जो समझौता है, उन समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना, अर्थात साझेदार आपसी जो 3 साझेदार है और आपसी उस साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है, उस समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो समझौते में जो परिवर्तन होता है वो किन किन परिस्थितियों में होता है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो यहाँ पर आपके सामने बताई गई है। उन परिस्थितियों में क्या होता है, साझेदारों के मध्य समझौते में परिवर्तन होता है। जैसे पहली परिस्थिति है नए साझेदार का प्रवेश। जैसा कि हम इस पाठ के अंदर देखने वाले हैं कि नए साझेदार के प्रवेश से भी क्या होता है, समझौते में परिवर्तन होता है। मान लो 2 साझेदार हैं, ए और बी, और वो तीसरे साझेदार सी को अपनी फर्म में शामिल कर रहे हैं। तो तीसरे साझेदार के प्रवेश होने से क्या होगा, समझौते में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, साझेदारी का फर्म का क्या हो गया, पुनर्गठन। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन की पहली परिस्थिति क्या है, नए साझेदार का प्रवेश, मतलब कि फिर से निर्माण। पुनर्गठन का मतलब फिर से निर्माण होना, समझौते में बदलाव होना, फिर से नई साझेदारी अस्तित्व में आएगी। उसके बाद दूसरा बिंदु है वर्तमान साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर पहले 3-2-1 के अनुपात में और लाभों का बंटवारा करते हैं। अब उन्होंने तय किया कि भविष्य में वो समान अनुपात में लाभों का बंटवारा करेंगे। तो ये क्या हो गया, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मतलब कि उसमें क्या हुआ, समझौते में परिवर्तन हो गया। और समझौते में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना भी साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है, पुनर्गठन कहलाता है। तीसरा बिंदु है कि वर्तमान जो साझेदार होते हैं उन साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर, जैसे कि 3 पार्टनर है ए बी सी, उसमें से सी ने अवकाश ग्रहण किया, सी फर्म से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब सी अलग होगा तो शेष पार्टनर क्या रहेंगे, ए और बी। तो शेष पार्टनरों के बीच में क्या हो जाएगा, समझौते में परिवर्तन। पहले 3 पार्टनर के बीच में समझौता, अब क्या हो गया, 2 पार्टनर के बीच में समझौता। तो ये भी क्या हो गया, समझौते में परिवर्तन। ये भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। चौथा बिंदु है साझेदार की मृत्यु होने पर। 3 साझेदारों में से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो गई, मान लो बी की मृत्यु हो गई, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी की मृत्यु हो गई, तो ये भी पुरानी जो साझेदारी, उस साझेदारी में जो समझौता हुआ था 3 पार्टनरों के बीच में, अब बी की मृत्यु होने के बाद क्या होगा, समझौते में परिवर्तन, क्योंकि एक पार्टनर अलग हो गया मृत्यु के कारण। अब बाकी के 2 साझेदार है ए और सी, वो नया समझौता तैयार करेंगे, नया समझौता बनाएंगे। तो ये भी एक परिवर्तन है, ये भी साझेदारी फर्म का क्या है, पुनर्गठन है। और अंतिम है 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण होना। 2 फर्में एक हो जाती है। एक फर्म है अमर एंटरप्राइज, दूसरी फर्म है शिवम एंटरप्राइज, और दोनों फर्मों के बीच में जब एकीकरण होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, समझौते में परिवर्तन। तो इस प्रकार से साझेदारी के पुनर्गठन की कितनी परिस्थितियाँ हैं, 5 परिस्थितियाँ हैं। आज हम जो पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, नए साझेदार का प्रवेश। तो जब नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है, तो किसी फर्म के अंदर स्वामी के रूप में, एक साझेदार के रूप में नए व्यक्ति का शामिल होना। नया व्यक्ति पूंजी लाएगा, नया व्यक्ति ख्याति लाएगा, और एक स्वामी के रूप में वो शामिल होगा, फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करेगा, भावी लाभों में अधिकार प्राप्त करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश के संदर्भ में और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है कि आप फर्म में किसी भी नए व्यक्ति को
साझेदार के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो जब नया साझेदार फर्म में शामिल होता है तो उसको कितने अधिकार मिलते हैं? 2 अधिकार मिलते हैं। नए साझेदार के जो अधिकार है वो कितने हैं? 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जैसे कि एक फर्म है, पिछले 10 सालों से चल रही है, 10 साल के बाद जब नए व्यक्ति को हम फर्म में शामिल करते हैं तो उससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर अधिकार किसका होता है? पुराने साझेदारों का होता है, नए साझेदार का होता नहीं है। लेकिन नया साझेदार अगर उस फर्म में शामिल होना चाहता है और उनमें हिस्सा, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक स्वामी के रूप में फर्म में प्रवेश करना पड़ेगा। और स्वामी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूंजी लानी पड़ेगी। नया साझेदार पूंजी लाएगा, नया साझेदार फर्म को पूंजी देगा, तब जाके उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। दूसरा अधिकार है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। पिछले लाभ जितने भी हुए उन लाभों पर अधिकार किसका था? पुराने साझेदारों का। लेकिन आने वाले भविष्य में जो लाभ होंगे उन लाभों पर अधिकार किसका होगा? सभी का होगा। पुराने साझेदारों का भी होगा और नए साझेदार का जो प्रवेश हो रहा है उसका भी होगा। तो फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का जो अधिकार नए साझेदार को मिलता है, इसके बदले में भी उसको एक धनराशि लानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं ख्याति या प्रीमियम। जैसे पूंजी लाता है वैसे ख्याति की राशि भी लाता है या प्रीमियम की राशि लाता है, जिसके बदले में उसको भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार से नए साझेदार को एक फर्म के अंदर 2 अधिकार प्राप्त होते हैं।